सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, अप्रॉक्स 2 मंथ हो चुके हैं कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। उसका कुछ रीज़न था। तो देखिए उसके बावजूद हम लोग अब वापस आ चुके हैं और जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की हिस्ट्री उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो नया सेशन होगा उसमें हम लोग टिहरी रियासत पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश भू व्यवस्था हुई थी, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसी बीच में जो टिहरी रियासत होता है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आगामी एग्ज़ाम आर ओ का एग्ज़ाम है, इसके अलावा बीपीडीओ का एग्ज़ाम अभी उसका विज्ञापन आएगा, बीपीडीओ का एग्ज़ाम होगा, फिर कुछ टाइम में एसआई का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए एसआई के एग्ज़ाम के लिए जैसे हिंदी है, बाकी चीज़ें हैं और जीके जीएस है, उसको हम लोग इसके बाद करेंगे। ठीक है, पहले हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, आधा हमारा हो चुका है, 8-10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जीके जीएस को करेंगे जिसमें हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इकोनॉमी सभी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए टिहरी रियासत की हम लोग बात करें तो 1815 ईस्वी में टिहरी रियासत की स्थापना होती है। अब इससे पहले आपको देखना होगा कि जब 1804 ईस्वी में जो पवार थे, पवारों को हरा कर जो गोरखा लोगों ने कब्जा कर लिया था गढ़वाल पर, तो उसके पश्चात क्या हो जाता है, जो सुदर्शन शाह होते हैं वो भाग जाते हैं यहाँ से। भागने के पश्चात वो क्या करता है, हरिद्वार के कनखल एवं ज्वालापुर में अपना निवास करता है। वहाँ पर वो अपना निर्वासन काल बिताता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो बाद में उसकी जो मुलाकात होती है कैप्टन हियर्सी से होती है, जो ब्रिटिश एक अधिकारी था उससे उसकी मुलाकात होती है कैप्टन हियर्सी से। तो उससे मुलाकात होती है, तो उसके बाद वो उनसे बातचीत करने के पश्चात ही 1815 ईस्वी में गढ़वाल और कुमाऊं से जो गोरखा प्रशासन होता है वो ख़त्म होकर ब्रिटिश प्रशासन आ जाते हैं। तो 1815 ईस्वी में ब्रिटिश प्रशासन कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर होता है, लेकिन सुदर्शन शाह इन दोनों के बीच में कुछ समझौता होता है, ब्रिटिश और सुदर्शन शाह। तो छोटा सा एक टिहरी रियासत वाला जो एरिया था, टिहरी रियासत वाला एरिया सुदर्शन शाह को मिल जाता है। बाकी पूरे एरिया पर यानी पूरे उत्तराखंड पर ब्रिटिश प्रशासन लागू होता है। तो ब्रिटिश प्रशासन हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो हम आज टिहरी रियासत को देखेंगे। तो देखिए 1815 के बाद टिहरी नरेश जो थे वो पहले तो सुदर्शन शाह होते हैं, जो 1815 से लेकर 1859 ईस्वी तक यहाँ पर शासन चलाते हैं। इनके पश्चात भवानी शाह आते हैं जो 1859 से लेकर 1871 तक चलाते हैं यहाँ पर शासन। फिर प्रताप शाह आते हैं जो 1871 से 1886 तक रहते हैं। इनके बाद ही कीर्ति शाह आते हैं, कीर्ति शाह 1886 से लेकर 1913 तक रहते हैं। फिर नरेंद्र शाह आते हैं, फिर मानवेंद्र शाह आते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोगों को याद नहीं होते 6 शासकों के नाम तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, शुभ प्रकृति नमान। इससे आपको सारे शासकों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सुदर्शन शाह के बारे में। तो देखिए 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने ही टिहरी रियासत की स्थापना करी थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, टिहरी रियासत की स्थापना किसने करी थी। जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर बनता है, टिहरी रियासत की स्थापना कब और किसने करी थी। तो 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी रियासत की स्थापना होती है। अब जो मैं पहले बता चुका हूँ 1804 से लेकर 1814 ईस्वी तक का जो निर्वासन काल था, इस निर्वासन काल में जो सुदर्शन शाह थे वो हरिद्वार के कनखल एवं ज्वालापुर में निवास किया करते थे। ठीक है, अब क्या होता है, सुदर्शन शाह का विवाह हिमाचल के खनेती ठाकुर की पुत्री से हो जाता है। ठीक है, हिमाचल के जो खनेती ठाकुर थे इनकी पुत्री से सुदर्शन शाह का विवाह हो जाता है। अब देखिए इनकी मुलाकात किससे होती है, कैप्टन हियर्से से होती है, जो मैं बता चुका हूँ। कैप्टन हियर्से से इनकी मुलाकात होती है और ये अपना जो दून का परगना था, दून परगना 3005 रुपये में इनको बेच देते हैं। अब ऐसा माना जाता है, अब ये फिक्स तो नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू वैली ऑफ दून, जो वैली ऑफ दून एक पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो सुदर्शन शाह थे उन्होंने कैप्टन हियर्से को दून परगना 3005 रुपये में बेच दिया था। ठीक है, अब देखिए सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी। सुदर्शन शाह ने जो अपनी पहली राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी, टिहरी को अपनी पहली राजधानी बनाई थी। अब देखिए जो टिहरी हुआ करता था ये पहले धुनारों या मछुआर भी इनको बोला जाता है, धुनार या मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। यहाँ पर मछुआर और धुनार लोग रहते थे पहले टिहरी में। बाद में इसने टिहरी रियासत को, जो टिहरी रियासत थी उसकी राजधानी इसने टिहरी बना ली थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। जो टिहरी स्थापना दिवस है यानी 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। तो 28 दिसंबर को टिहरी स्थापना दिवस जो था इसको रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए 1817 ईस्वी में
कुंवर प्रीतम शाह का आगमन टिहरी में हुआ जिसे गोरखा नेपाल ले गए थे। अब जो कुंवर प्रीतम शाह थे जिनको गोरखा लोग नेपाल ले गए थे, ये वापस कब आते हैं? 1817 ईस्वी में आगमन होता है इनका टिहरी में। ठीक है, अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इनको मैं डेट वाइज आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, जो ईयर वाइज है, डेट वाइज है, इनको कराऊंगा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अब 1820 ईस्वी में क्या होता है? 4 मार्च को सुदर्शन शाह एवं ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि होती है जिसमें टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार स्वीकार किया जाता है। 4 मार्च 1820 ईस्वी को एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है जिसमें जो टिहरी गढ़वाल था इस पर सुदर्शन शाह के वंशजों का जो अधिकार था इसको स्वीकार कर लिया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है, फिर 1824 ईस्वी में जो रमाई का परगना था, रमाई परगने को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। ठीक है, रमाई परगने को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था 1824 ईस्वी को। फिर 1842 ईस्वी में क्या होता है? दिसंबर 1842 ईस्वी में टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया था। जो दिसंबर 1842 में जो टिहरी रियासत था, टिहरी रियासत में जो ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था ये कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया गया था। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी को ये चीज़ें सौंप दी गई थी। फिर देखिए 1820 ईस्वी में और क्या चीज़ हुई थी? ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी आया था। कब आया था? 1820 ईस्वी में जो ब्रिटिश पर्यटक था मूरक्राफ्ट, ये टिहरी आया था और मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को उसने कला प्रेम के कारण कलाविदों का शिरोमणि भी कहा था। मूरक्राफ्ट ने क्या कहा था? सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, कलाविदों का शिरोमणि सुदर्शन शाह को किस व्यक्ति ने कहा था? तो ये कहा था मूरक्राफ्ट ने। अब मूरक्राफ्ट ने क्यों कहा था? क्योंकि जो सुदर्शन शाह थे ये कला प्रेमी हुआ करते थे, बहुत बड़े कला प्रेमी हुआ करते थे, जिस कारण मूरक्राफ्ट ने इनको कलाविदों का शिरोमणि कहा था। अब अगला पॉइंट देखिए, अजब राम ने इसको दाता ज्ञाता सूरमा भी कहा था। जो अजब राम थे इन्होंने इनको क्या कहा था? दाता ज्ञाता सूरमा कहा था। और जो भजन राय कवि हुआ करते थे, भजन राय कवि ने इनको दृढ़ वचन वाला राजा कहकर प्रशंसा की थी इनकी। ठीक है, जो भजन राय कवि थे, भजन राय कवि ने इनको दृढ़ वचन वाला राजा कहकर प्रशंसा की थी। अब दृढ़ वचन वाला क्या था? अब दृढ़ वचन ये होता था, एक बार ये जो किसी को वचन दे देते थे तो उसको पूरा करते थे, इसीलिए इनको दृढ़ वचन वाला राजा कहकर इनकी प्रशंसा की गई थी भजन राय कवि के द्वारा। ठीक है, अब कुछ अन्य फैक्ट है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सुदर्शन शाह के कुछ कार्य भी हुआ करते थे उस टाइम पे, इंपॉर्टेंट कार्य, तो उन कार्यों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए सुदर्शन शाह के कुछ कार्य थे। 1848 ईस्वी में इसने टिहरी में राजभवन बनवाया था, पुराना दरबार इसे कहा जाता था। ठीक है, अब जो इसने राजभवन बनवाया था, इस राजभवन को पुराना दरबार भी कहा जाता था। कब बनाया था? 1848 को बनाया था, 1848 ईस्वी में। ठीक है, सुदर्शन शाह के टाइम पर ही चैतू और माणकू व मौलाराम को संरक्षण दिया गया था। सुदर्शन शाह ने ही क्या किया था? जो चैतू और माणकू और मौलाराम हुआ करते थे, प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे गढ़वाल के। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, इनको सुदर्शन शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अब देखिए इनके टाइम पर एक हरिदत्त शर्मा हुआ करते थे, जो इनके क्या हुआ करते थे? राजकवि हुआ करते थे। ठीक है, जो हरिदत्त शर्मा थे इनके राजकवि हुआ करते थे। हरिदत्त शर्मा ने क्या करा था? बाड़ाहाट प्रशस्ति लेख लिखा था। जो बाड़ाहाट का प्रशस्ति लेख है ये किसने लिखा था? हरिदत्त शर्मा जी ने लिखा था। और यही जो बाड़ाहाट प्रशस्ति लेख है, इसी में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। इसी में लिखा गया है कि इनको कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। और कहा किसने था? मूरक्राफ्ट ने कहा था, जो एक ब्रिटिश क्या थे? ब्रिटिश पर्यटक थे मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट ने इनको क्या कहा था? कलाविदों का शिरोमणि कहा था। ये हमें किस चीज़ से पता चलता है? बाड़ाहाट प्रशस्ति लेख जो लिखा था हरिदत्त शर्मा जी ने। ठीक है, हरिदत्त शर्मा बेसिकली इनके राजकवि हुआ करते थे और इनके धर्म अध्यक्ष भी हुआ करते थे। धर्म के जो अध्यक्ष हुआ करते थे ये थे हरिदत्त शर्मा, और ये राजकवि भी हुआ करते थे जिन्होंने बाड़ाहाट प्रशस्ति लेख लिखा था। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ अन्य व्यक्ति हैं, जैसे सत्यानंद जी हैं, दुर्गादत्त जी हैं, वासवानंद जी हैं। ठीक है, सत्यानंद, दुर्गादत्त और वासवानंद हैं, ये सुदर्शन शाह के दरबारी ज्योतिष हुआ करते थे। ठीक है, ये कौन हुआ करते थे? सुदर्शन शाह के दरबारी ज्योतिष हुआ करते थे। अब देखिए सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए
क्या करा था, कमीण व सयाणा की नियुक्ति करी थी। अब ये एग्जाम में बनता है, कमीण व सयाणा क्या होता था, तो ये ग्रामों की व्यवस्था के लिए नियुक्त करा गया था कमीण व सयाणा को। ठीक है, सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण व सयाणा की नियुक्ति करी थी। और सुदर्शन शाह के दरबार में आए लोग कौन कौन थे, इनके दरबार में कुछ लोग आते थे बाहर से, वो कौन कौन थे देखिए, गुमानी पंत जी थे, मनोरथ थे, मनोरथ शर्मा और मोक्ष मंडल थे। ये सारे सुदर्शन शाह के दरबार में आए थे। जो मनोरथ थे ये कुमाऊं से आए थे, मोक्ष मंडल कहाँ से आए थे, नेपाल से आए थे इनके दरबार में। ठीक है, अब देखिए सुदर्शन शाह के बारे में कुछ अन्य फैक्ट, जैसे सुदर्शन दर्शन काव्य है, इसमें मौला राम ने इसको सूम, कृपण एवं खसिया नृप कहा था। ठीक है, जो सुदर्शन दर्शन काव्य है, सुदर्शन दर्शन काव्य किसने लिखी है, मौला राम ने लिखी है। ठीक है, मौला राम ने सुदर्शन दर्शन काव्य लिखी है। इसमें मौला राम ने इसको सूम कहा था। सूम बेसिकली होता है जो ज़्यादा खाना खाता है। कृपण कहा था, खसिया कहा था, नृप कहा था। ऐसे वर्डों को इसने सुदर्शन शाह के लिए दर्शाया गया था। तो ये जो एक कविता थी, इस कृति में मौला राम के खिन्न मन को दर्शाती है। जो मौला राम था, इसका सुदर्शन शाह के प्रति जो खिन्न मन था उसको दर्शाता है, जो ये इस तरीके के वर्ड का यूज करता है। 1859 ईस्वी में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सुदर्शन शाह की मृत्यु कब होती है, 1859 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए 1859 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है महाराज भवानी शाह। कौन बनता है, महाराज भवानी शाह अगला शासक बनता है। अब देखिए जो महाराज भवानी शाह थे, इनका कार्यकाल चलता है 1859 ईस्वी से लेकर 1871 ईस्वी तक। ठीक है, 1859 से लेकर 1871 तक भवानी शाह का शासनकाल चलता है। अब देखिए सुदर्शन शाह के छोटे बेटे शेर शाह ने कुछ समय के लिए सत्ता हस्तगत कर ली थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से भवानी शाह गद्दी पर बैठ गया था। अब देखिए जो सुदर्शन शाह का जो छोटा बेटा था शेर शाह, बड़ा बेटा था भवानी शाह। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ ऐसी आपसी झगड़ा हो जाता है, जिस कारण से शेर शाह सत्ता को हस्तगत कर लेता है, यानी सत्ता को हथिया लेता है, खुद इस पर कब्जा करके गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने यहाँ पर हस्तक्षेप करा और दोबारा भवानी शाह को गद्दी पर बैठा दिया, यानी शेर शाह को गद्दी पर से हटाकर भवानी शाह को गद्दी पर बैठा दिया। अब हम लोग भवानी शाह के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ें तो देखिए जो ये भवानी शाह हुआ करता था, ये एक साधु प्रकृति का नरेश हुआ करता था। ठीक है, ये साधु प्रकृति का नरेश हुआ करता था और इसकी माता का नाम था गुण देवी। ठीक है, गुण देवी इनकी माता का नाम था। साधु प्रकृति का व्यक्ति बोले तो साधु, जैसे साधु लोग रहते हैं उसी तरीके से ये भी अपना जीवन व्यतीत करता था। इस तरीके का व्यक्ति था जिनकी माता का नाम क्या था, गुण देवी था। ठीक है, अब देखिए 1860 ईस्वी में भवानी शाह ने फ्रेडरिक विल्सन को वनों का ठेका दिया था। जो फ्रेडरिक विल्सन हुआ करते थे, एक अंग्रेज हुआ करते थे, इसको उसने क्या करा था, वनों का ठेका दे दिया था। ठीक है, देवप्रयाग में 1862 में एक संस्कृत पाठशाला इनके द्वारा बनवाई गई थी। देवप्रयाग में 1862 ईस्वी में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी। अब आप लोग देख सकते हैं उस टाइम पे संस्कृत जो हमारी सबसे पुरानी भाषा है, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा, तो इसको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। अभी के टाइम पर ये काफ़ी हद तक लुप्त हो ही चुकी है। ठीक है, आने वाले 2050-60 तक कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो संस्कृत जानते होंगे, ज़्यादातर लोग संस्कृत भूल चुके होंगे। मतलब ये जो भाषा है ये लुप्त हो चुकी होगी उस टाइम तक। ठीक है, क्योंकि स्कूलों में भी ज़्यादा इस पर ध्यान दिया नहीं जाता, कोई इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। उस टाइम पे संस्कृत की अलग ही पाठशाला होती थी, सारे जितने भी चीज़ें होती थी हमें संस्कृत में पढ़ाई जाती थी, आज से 200-300 साल पहले। ठीक है, तो पहले संस्कृत ही हुआ करती थी। भगवानों के टाइम पर भी संस्कृत जो भाषा हुआ करती थी उनकी बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे संस्कृत लुप्त हो रही है। धीरे धीरे आने वाले टाइम पर हिंदी भी लुप्त हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को ज़्यादा, अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिस कारण हिंदी, अभी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं इंडिया में जिनको हिंदी आती ही नहीं है, इंडिया के होने के बावजूद उनको हिंदी नहीं आती। तो आने वाले कुछ सालों में हिंदी और संस्कृत भाषा हो सकता है लुप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो 1862 ईस्वी का टाइम
था, इस टाइम पर एक संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी महाराज भवानी शाह के द्वारा। अब देखिए 1861 में क्या हुआ था, जो अठूर विद्रोह था इसके परिणाम स्वरूप में 12 आना बीसी की भू व्यवस्था हुई थी। एक अठूर विद्रोह हुआ करता था उस टाइम पे, तो अठूर विद्रोह के जो परिणाम स्वरूप, अठूर विद्रोह जो हुआ था उसके परिणाम स्वरूप 1861 ईस्वी में 12 आना बीसी की भू व्यवस्था यानी भूमि बंदोबस्त या भू व्यवस्था हुई थी। ठीक है, अब देखिए इनके टाइम पीरियड पर एक फेमस कैरेक्टर का नाम आता है लक्ष्मो कठैत। अब ये लक्ष्मो कठैत कौन था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं लक्ष्मो कठैत की। तो देखिए राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाला पहला गढ़वाली मतलब गढ़वाली व्यक्ति था। ठीक है, पहला गढ़वाली व्यक्ति था जिसको राय बहादुर की उपाधि मिली थी। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित होने वाला पहला गढ़वाली था लक्ष्मो कठैत। देखिए लक्ष्मो कठैत टिहरी में रवाई परगने का प्रशासक हुआ करता था। मैंने जो पहले भी बताया था, रवाई जो परगना था ये टिहरी में शामिल इसको किया गया था। बाद में यहाँ पर एक रवाई कांड होता है जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो रवाई परगना हुआ करता था इसका प्रशासक बनाया गया था लक्ष्मो कठैत को। ठीक है, अब देखिए प्रताप शाह के समय पाला बिसाऊ की जो प्रथा हुआ करती थी, यह प्रजा पर एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था। जो पाला बिसाऊ एक प्रथा थी, ये क्या थी, बेसिकली प्रजा पर एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था। इसने जो पाला बिसाऊ प्रथा थी इसके खिलाफ राज विद्रोह भी किया था। ठीक है, जो पाला बिसाऊ प्रथा हुआ करती थी, ये जो एक टैक्स हुआ करता था, इसके खिलाफ इसने क्या करा था, राज विद्रोह भी किया था। ठीक है, अब देखिए प्रताप शाह के समय 1882 ईस्वी में लक्ष्मो कठैत ने एक आंदोलन खड़ा किया था। इसके नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था जिसको हम लोग ढांढक आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ढांढक आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। जो किसने शुरू किया था, ये किया था लक्ष्मो कठैत ने। जो किसके टाइम पीरियड पर स्टार्ट हुआ था, प्रताप शाह के टाइम पीरियड पर स्टार्ट हुआ था ढांढक आंदोलन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगले शासक आएंगे प्रताप शाह, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रताप शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम लोग फिर देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं प्रताप शाह। देखिए 1871 ईस्वी में भवानी शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1871 ईस्वी में भवानी शाह की मृत्यु के पश्चात प्रताप शाह 1871 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 1871 से लेकर 1886 ईस्वी तक ये यहाँ पर शासन करता है। ठीक है, अब देखिए इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कार्य भी थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा हो जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1877 ईस्वी में प्रताप नगर नामक एक नगर की नींव रखता है प्रताप शाह। ठीक है, प्रताप नगर नामक एक नगर बसाता है 1877 ईस्वी में प्रताप शाह। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्रताप नगर नामक नगर की नींव किसने रखी थी, तो ये रखी थी प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखिए टिहरी का प्रथम शासक था जिसने अपने स्वयं के नाम से शहर बसाने की प्रथा शुरू की थी। अब ये पहला ऐसा शासक हुआ था टिहरी रियासत का जिसने अपने नाम से शहर बसाने की प्रथा शुरू करी थी। ठीक है, अपने नाम से शहर बसाने की प्रथा शुरू करी थी। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी प्रताप शाह ने रखी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी थी, राजा प्रताप शाह ने रखी थी। टिहरी में जो प्रिंटिंग प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस भी इसी ने खोला था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस भी राजा प्रताप शाह ने ही खोला था। पुलिस विभाग की स्थापना टिहरी में सर्वप्रथम किसने करी थी, प्रताप शाह ने करी थी। अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसने काफ़ी सारे ऐसे कार्य थे जो इसने टिहरी में करे थे। देखिए अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी टिहरी में इसी ने रखी थी। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस भी इसी ने खोला था। पुलिस विभाग की स्थापना भी टिहरी में सर्वप्रथम इसी ने करी थी। ठीक है, अब इसके पश्चात देखेंगे आगे को, तो 1873 में क्या होता है, 1873 में इसने भूमि व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, भूमि व्यवस्था कराई थी जिसे जूला पैमाइश नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने क्या कराया था, भूमि व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, भूमि व्यवस्था कराई थी जिसे जूला पैमाइश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टिहरी रियासत में काफ़ी सारे भूमि बंदोबस्त हुए थे जिसमें 1873 ईस्वी में भूमि व्यवस्था कराई थी प्रताप शाह ने, जिसको जूला पैमाइश के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में बनेगा जूला पैमाइश क्या है, तो जूला पैमाइश बेसिकली प्रताप शाह के टाइम पर एक भूमि व्यवस्था हुआ करती थी जो 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने करवाई थी।
इसने राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त किया था। अब देखिए इसने क्या करा था, 22 पट्टियों में इसने राज्य को विभक्त कर दिया था। इसके लिए इसने कारदार नियुक्त करे थे। कारदार क्या होते थे, बेसिकली पटवारियों के समान होते थे जो 22 पट्टियों में काम करते थे। हर एक पट्टी में एक एक इसने पटवारी के समान जो कारदार थे इनको रखा था, इनको नियुक्त करा था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसने क्या करा था, टिहरी, मसूरी व श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण भी करवाया था। देखिए जो टिहरी है, मसूरी है और श्रीनगर का जो राजमार्ग है इसका निर्माण भी कराया था प्रताप शाह ने। ठीक है, 1883 यानी 1883 ईस्वी को क्या हुआ था, 1883 में एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना भी इसने करी थी। 1883 ईस्वी में इसने क्या करी थी, एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना इसने करी थी, जो बाद में प्रताप हाई स्कूल के नाम से जाना गया। बाद में इसको प्रताप हाई स्कूल के नाम से इसको जाना गया था। फिर देखिए टिहरी में न्यायालय भवन का निर्माण भी करवाया था, जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, टिहरी में न्यायालय भवन का निर्माण भी प्रताप शाह ने कराया था, जिसको अभी के टाइम पर चीफ कोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1876 में इसने क्या करा था, राजधानी में पहला खैराती सफाखाना स्थापित किया था। जो खैराती सफा खाना था इसको स्थापित करा था 1876 ईस्वी में। किसने करा था, प्रताप शाह ने करा था। ठीक है, इसके बाद कुछ और कार्य हैं प्रताप शाह के, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1885 ईस्वी में महारानी गुलेरिया की सलाह से राज्य में प्रचलित निम्न प्रथाओं को समाप्त किया गया था। 1885 को क्या होता है, जो महारानी गुलेरिया थी इनकी सलाह पर राज्य में प्रचलित जो निम्न प्रथाएं चल रही थी उनको समाप्त किया गया था। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो प्रथाएं थी। पहली थी खैण प्रथा। अब ये जो खैण प्रथा होती थी ये क्या होती थी, ये बेसिकली इसे बेगार भी कहा जाता था। जैसे हमने कुली बेगार पढ़ा था उसी तरीके का ये बेगार भी इसको कहा जाता था, खैण प्रथा को। इसके बाद जो अगली प्रथा थी वो थी बिसाह प्रथा। बिसाह प्रथा क्या होती थी, बेसिकली इस प्रथा के तहत अन्न के रूप में कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अन्न के रूप में टैक्स देना पड़ता था, जिसको बिसाह कहा जाता था। इसके बाद जो अगला था पाला प्रथा। पाला प्रथा क्या हुआ करती थी, इस प्रथा के तहत दरबार में दूध, दही, घी आदि पहुंचाया जाता था। जो ग्रामीण लोग हुआ करते थे, जो नॉर्मल इंसान हुआ करता था, वो लोग क्या करते थे, दरबार में दूध, दही, घी आदि पहुंचाया करते थे, जिसको पाला कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो प्रथाएं थी ये महारानी गुलेरिया की सलाह पर इसको, ये सारी प्रथाओं को, जो प्रचलित प्रथा थी इनको समाप्त किया गया था प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे महारानी गुलेरिया के बारे में। महारानी गुलेरिया कौन थी, तो देखिए महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी हुआ करती थी। ठीक है, प्रताप शाह की पत्नी हुआ करती थी महारानी गुलेरिया, और जो कीर्ति शाह, इसके बाद अगला शासक आएगा, कीर्ति शाह इनका पुत्र हुआ करता था। महारानी गुलेरिया और प्रताप शाह का पुत्र था कीर्ति शाह। ठीक है, तो महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी हुआ करती थी, जिनका मूल नाम था कुंदन देई। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, कुंदन देई था। कुंदन देई इनका मूल नाम था, जो प्रताप शाह की पत्नी हुआ करती थी। इनका जन्म बेसिकली हिमाचल प्रदेश में हुआ करता था। तो हिमाचल प्रदेश की जो मंडी रियासत थी, मंडी रियासत में इनका जन्म हुआ करता था। ठीक है, प्रताप शाह की मृत्यु के पश्चात पूरे टिहरी रियासत में 1 वर्ष तक शोक मनाया गया था। अब देखिए जब प्रताप शाह की मृत्यु होती है 1886 ईस्वी में, तो पूरा जो टिहरी रियासत था, यहाँ पर पूरे टिहरी रियासत में पूरे 1 वर्ष तक क्या किया गया था, शोक मनाया गया था, क्योंकि इसने इतने सारे अच्छे अच्छे काम करे थे। टिहरी में अंग्रेजी जो शिक्षा थी इसकी नींव रखी थी, प्रिंटिंग प्रेस इसने खोला था, पुलिस विभाग की इसने स्थापना करी थी, झूला पैमाइश नामक भूमि बंदोबस्त इसने करवाया था, 22 पट्टियों में इसने कारदार रखे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी थी, स्कूल इसने खोले थे। तो इसी कारण 1 वर्ष तक जो पूरा टिहरी रियासत था यहाँ पर शोक मनाया गया था। अब आगे हम लोग देखेंगे तो महारानी गुलेरिया ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था। जब प्रताप शाह की मृत्यु होती है तो महारानी गुलेरिया ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था। लेकिन बाद में कीर्ति शाह 1886 में कीर्ति शाह को शासक बना दिया जाता है, लेकिन ये अल्पवयस्क शासक होने के कारण इसकी माता महारानी गुलेरिया इसकी संरक्षिका बनती है, और इसी के संरक्षण में एक समिति का गठन होता है। उसी समिति के अंतर्गत इसका जो शासन था वो चलाया जाता है, जब तक ये मतलब बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, जब ये बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, उसके बाद ये खुद शासन चलाता है। कीर्ति शाह जो था, कीर्ति शाह भी काफ़ी सारे ऐसे कार्य करता था। ठीक है, उस टाइम
टाइम पे इसने भी काफ़ी सारे बहुत सारे कार्य करे थे, जिसके कारण ही इसको बहुत सारी ऐसी उपाधियाँ मिली थी, जैसे KCSI की उपाधि है, बहुत सारी उपाधियाँ मिली थी। तो जो अगला हमारा जो शासक होगा कीर्ति शाह के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कीर्ति शाह के साथ साथ ही हम नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टिहरी रियासत खत्म हो जाएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।